हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग मार्केट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो या कोई भी हो, उसमें मार्केट का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है। तो ये आज जो क्लास होगा ये बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक है। इसके बाद जो क्लास होगा उसमें हम लोग पूर्ण प्रतियोगिता में कैसे हम लोग मूल्य का निर्धारण करते हैं, संतुलन कैसे प्राप्त करते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि एक अधिकार में कैसे संतुलन प्राप्त करते हैं। ये सभी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आगे पढ़ेंगे। उसके पहले हम लोग को बेसिक जानना पड़ेगा कि आखिर ये सब जो हो रहा है हो क्यों रहा है। जब बेसिक पता रहेगा तब जाके आप लोग जो मेन क्वेश्चन है उसको आप लोग क्या करेंगे, हल कर पाएंगे। तो हम सोच रहे हैं कि पहले आप लोगों को बेसिक बता दें कि क्या क्या हो रहा है। उसके बाद फिर जो मेन क्वेश्चन है उसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। या इस तरह से बढ़ते जाएंगे तो बेसिक से लेके हम लोग टॉप तक जाएंगे। यानी जो क्वेश्चन पूछ रहा है, जहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है वहाँ तक हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरा करेंगे, ताकि क्वेश्चन अगर कहीं से भी आता है लिखने के लिए तो हम लोग उसको बढ़िया से लिख पाएँ। और ये चीज़ है कि अगर बेसिक पढ़ने से एक और फ़ायदा होता है। जो बेसिक आप लोग पढ़ते हैं, इससे एक फ़ायदा ये भी होता है ना कि जो इंटरव्यू में क्वेश्चन आपको से पूछा जाएगा उसको आप लोग फेस कर पाएंगे। नहीं तो फिर आप अगर बेसिक नहीं पढ़ रहेंगे तो फिर घुमाते रहेंगे, वो भी घुमाते रहेगा आपको और आप भी उसको घुमाते रहेंगे, फिर पता चलेगा कि रिजल्ट ही नहीं हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो पहले ये समझते हैं कि जो बाज़ार होता है उसका अर्थ क्या होता है। बाज़ार पढ़ने से पहले, मार्केट पढ़ने से पहले मार्केट को अर्थ समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो मार्केट को साधारण बोलचाल की भाषा में हम लोग बाज़ार वैसे विशेष स्थान को बोलते हैं जहाँ पर खरीद बिक्री के लिए लोग एकत्रित होते हैं। एक ऐसा स्थान जहाँ पर कि लोग क्या होते हैं, आते हैं, अपना क्या करते हैं, सामान बेचते हैं और कुछ सामान खरीदने के लिए आते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बाज़ार बोलते हैं। ये साधारण बोलचाल की भाषा में बाज़ार हुआ। लेकिन जो अर्थव्यवस्था है उसमें बाज़ार का डेफिनेशन ये नहीं होगा। अर्थव्यवस्था के हिसाब से बाज़ार का डेफिनेशन ये नहीं होगा। तो हम लोग अब क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था के हिसाब से समझते हैं कि जो अर्थशास्त्र में है बाज़ार किसे कहते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, अब समझते हैं। इसको पहले हम पढ़ लेते हैं। अर्थशास्त्र में बाज़ार का मतलब किसी स्थान विशेष से नहीं होता है, बल्कि इससे किसी वस्तु के क्रेताओं तथा विक्रेताओं के उस समूह का बोध होता है जिसके बीच आपस में प्रतियोगितापूर्ण एवं स्वतंत्र व्यावसायिक संबंध होता है, जिसके फलस्वरूप किसी समय किसी वस्तु के मूल्य में समानता होने की प्रकृति पाई जाती है। तो ये जो लिखा हुआ इसका कहने का मतलब ये है कि बाज़ार का मतलब कोई स्थान विशेष नहीं होता है। बाज़ार का मतलब होता है उस समूह, क्या होता है, बाज़ार का मतलब होता है समूह जिसमें कि प्रतियोगितापूर्ण और स्वतंत्र व्यावसायिक संबंध होता है। वैसा समूह जिसमें कि क्या होता है, प्रतियोगितापूर्ण और स्वतंत्र व्यावसायिक संबंध होता है, प्रतियोगितापूर्ण और स्वतंत्र व्यावसायिक संबंध होता है, उसको होता है। और उस संबंध के चलते के कारण किसी समय में किसी वस्तु का मूल्य क्या होता है, समानता की प्रकृति पाई जाती है। यानी कि अगर किसी मार्केट में आप गए हैं तो जो चावल का मूल्य है एक दुकान पर, वहीं दूसरी दुकान पे भी चावल का मूल्य होना चाहिए, उसको बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल समझते हैं कि जैसे जूट की बाज़ार, चाय की बाज़ार, चावल की बाज़ार, सोना चांदी की बाज़ार। जैसे कि जूट के बाज़ार में जाएंगे तो जूट के बहुत सारे बाज़ार लगे हुए हैं, लेकिन सब जूट के दाम क्या होता है, एक ही होता है। लगभग जूट का दाम क्या होता है, सब एक ही होता है। और एक और बात, प्रतियोगितापूर्ण है, यानी कि अगर ये कम करेगा तो इसको भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि प्रतियोगितापूर्ण है, क्योंकि बेचना है, उसको हम लोग बाज़ार कहते हैं। और कोई एक ही सामान का होता है, बिकता है बाज़ार में। इकोनॉमिक्स के हिसाब से बाज़ार उसको बोलते हैं जहाँ पर कोई एक ही चीज़ बिकता है, उसको बोलते हैं। अब ये सभी चीज़ें के बाद हम लोग ये समझते हैं कि बाज़ार के लिए कौन कौन से मुख्य तत्व हैं। मतलब कोई बाज़ार को हम कब कहा जा सकता है कि ये अर्थशास्त्र के हिसाब से बाज़ार है कि नहीं है। तो उसके लिए मुख्य तत्व कौन कौन से है, मुख्य तत्व की बात करें या इसकी विशेषता की बात करें, ये बात एक ही है। तो चलिए इसमें देखते हैं। पहले कि कोई एक वस्तु होना चाहिए, जो डिफिनेशन पढ़े उसमें भी क्या वस्तु एक ही होना चाहिए। जैसे कि चावल की बाज़ार, सोना की बाज़ार, जूट की बाज़ार आदि वस्तु क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। उसके बाद क्षेत्र होना चाहिए, कोई विशेष स्थान नहीं होना चाहिए। कोई विशेष स्थान न होकर पूरा क्या होना चाहिए, पूरा क्षेत्र होना चाहिए जहाँ पर कि क्रेता और विक्रेता पूरी तरह से फैले हुए हों, वे क्षेत्र होना चाहिए। तीसरा ये चीज़ है कि
क्रेता और विक्रेता, ये तो फिक्स है कि कोई भी बाज़ार के लिए क्रेता और विक्रेता अत्यंत आवश्यक चीज़ है। अगर क्रेता विक्रेता नहीं रहेंगे तो खरीदेगा बिकेगा कौन। ये तीसरा हो गया। 4 नंबर पर होता है कि पूर्ण प्रतियोगिता, जैसे कि हम लोग ऊपर पढ़े थे कि बाज़ार में क्या होना चाहिए, पूर्ण प्रतियोगिता होना चाहिए। यानी क्रेताओं में भी होना चाहिए पूर्ण प्रतियोगिता और विक्रेताओं दोनों में पूर्ण प्रतियोगिता होना चाहिए। यानी क्रेताओं को भी पता होना चाहिए कि हम इस दुकान से नहीं खरीदेंगे उस दुकान से खरीद कर आएंगे, उस दुकान से नहीं खरीदेंगे इस दुकान से खरीद कर लें, उसमें भी प्रतियोगिता। और विक्रेताओं में भी क्या होना चाहिए, प्रतियोगिता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक कुछ ऐसे साथी हैं जो ये तत्व है बाज़ार का, इसको अनिवार्य तत्व नहीं मानते हैं। पूर्ण ज्ञान, पूर्ण ज्ञान का मतलब ये होता है ना कि जो विक्रेता है उसको भी पूर्ण ज्ञान है, जो खरीदने वाला है उसको भी पूर्ण ज्ञान है। विक्रेता और क्रेता दोनों को पूर्ण ज्ञान प्राप्त है। उसके बाद मूल्य जो हो एक ही होना चाहिए। अगर कोई अर्थशास्त्र में बाज़ार का मतलब ये होता है कि जो उसमें सामान बिक रहा है उस सब सामान का हर जगह मूल्य का हो एक ही होना चाहिए, जो किससे तय होता हो, पूर्ण प्रतियोगिता द्वारा संभव होता हो, किसी द्वारा पूर्ण प्रतियोगिता द्वारा संभव होता हो। तो ये हुआ आपका। पहले हम लोग का पढ़े कि साधारण बोलचाल के भाषा में बाज़ार क्या होता है। फिर हम लोग पढ़े कि जो अर्थशास्त्र में बाज़ार का मतलब क्या होता है। तो हम लोग बोले समझे कि अर्थशास्त्र में बाज़ार का मतलब एक समूह होता है जहाँ पर कि क्रेता और विक्रेता क्या होता है, एक समूह होता है और उसमें पूर्ण प्रतियोगिता और स्वतंत्र व्यावसायिक संबंध होता है। उसमें पूर्ण प्रतियोगिता और स्वतंत्र व्यावसायिक संबंध होता है, जो कि हम लोग क्या किए अभी हम लोग पढ़े। यहाँ पर देखिए पूर्ण प्रतियोगिता और स्वतंत्र व्यावसायिक संबंध होता है। आगे आप समझते हैं कितना समय के बाद। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि जो बाज़ार होता है अर्थशास्त्र में उसके लिए कौन कौन से मुख्य तत्व होते हैं। तो हम लोग पढ़े प्रथम कि एक वस्तु होगा, फिर क्षेत्र होगा, क्रेता और विक्रेता होंगे, पूर्ण प्रतियोगिता होगा, पूर्ण ज्ञान होगा, मूल्य है एक समान होगा। आगे सुनते हैं बाज़ार के वर्गीकरण। अब बाज़ार को कई भागों में बांटा जा सकता है, तो यहाँ पर यही दिया गया है कि बाज़ार को जो बांटा जा सकता है उसको कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो बाज़ार को कई दृष्टिकोण से कई भागों में बांटा जा सकता है। बाज़ार को कई दृष्टिकोण से कई भागों में बांटा जाता है, जैसे कि स्थान के हिसाब से बांट सकते हैं, समय के हिसाब से बांट सकते हैं, प्रतियोगिता के हिसाब से बांट सकते हैं, कार्य के अनुसार हम लोग बांट सकते हैं। तो अब हम लोग सबको अलग अलग करके पढ़ते हैं। देखिए स्थान के हिसाब से अगर हम लोग बांटेंगे तो 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। प्रथम होता है स्थानिक बाज़ार। और स्थानीय बाज़ार का मतलब ये होता है कि किसी खास विशेष में बाज़ार लगेगा, जैसे कि सब्जी बाज़ार लगता है ना गांव मोहल्ले में, उसको बोलते हैं स्थानीय बाज़ार। वो कोई स्थान पर फिक्स है कि यहीं पर लगेगा और उसका जो क्रेता विक्रेता हैं वो भी फिक्स है किसी स्थान पर लेकर जाएंगे। प्रादेशिक बाज़ार, जब क्रेता और विक्रेता किसी प्रदेश तक सीमित हो। कहाँ तक, प्रदेश तक, यानी राज्य तक अगर सीमित हो तो क्या बोलते हैं उसको, प्रादेशिक बाज़ार। जैसे कि बाजरे का बाज़ार, चावल का बाज़ार। कोई राज्य में अगर चावल है तो उस राज्य के पूरे क्षेत्र में वही चावल क्या करेगा, बिकता है। राष्ट्रीय बाज़ार, यानी कि अब राज्य से उठ कर क्या कहता है देश लेवल पर अगर क्रेता विक्रेता फैल गए तो उसको बोलते हैं राष्ट्रीय बाज़ार। जैसे कि पुस्तक हो जाएगा, सिंदूर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय बाज़ार हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार, जब क्रेता विक्रेता पूरे विश्व में फैल जाएँ तो उसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार। जैसे कि सोना के बाज़ार, चांदी और तेल के बाज़ार क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय। जैसे पेट्रोलियम जो तेल है हर कंट्री में जाकर बिक रहा है तो क्या बोलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार बोलते हैं। अब आ गया समय के अनुसार क्या होता है, कितने प्रकार के बाज़ार होते हैं। तो समय के अनुसार से पहले तो दैनिक, जब किसी वस्तु की पूर्ति बाज़ार के में स्थिर रहती है, यानी कि जब वस्तु जो है उसकी पूर्ति जो है वो बाज़ार पर ही फिक्स है, वो बढ़ेगा नहीं। अगर मान लीजिए कि हम अगर मांग करेंगे, कितना भी मांग करें वो बढ़ने वाला नहीं है, जो है जुका है फिक्स है, उसको बोलते हैं दैनिक बाज़ार। जैसे कि मान लीजिए कि मछली की बाज़ार जो होता है, मछली की बाज़ार ये क्या होता है, फिक्स है। अगर 50 किलो अगर बेचने वाला आया है तो अगर ख़रीदने वाला अगर मान लीजिए कि चले गए जो कि 60 किलो का डिमांड कर रहे हैं तो वो बढ़ेगा नहीं। क्या करेगा, मछली बढ़ेगी नहीं, भले उसका दाम बढ़ जाएगा लेकिन मछली नहीं बढ़ेगी। जैसे साग सब्जी का जो होता है बाज़ार वो भी इसी तरह से चलता है, कौन, दैनिक बाज़ार पर चलता है, जहाँ पर कि आप भले मांग कितना कर लें लेकिन पूर्ति बढ़ने वाली है ही नहीं। पूर्ति क्या है इसमें, फिक्स। पूर्ति जो है उसमें पूर्ति यानी कि सप्लाई इसमें क्या है, फिक्स है, तो उसको बोलते हैं क्या, दैनिक बाज़ार। तो जैसे कि सब्जी बाज़ार हो जाएगा,
दूध दही के बाज़ार हो जाए, क्योंकि सब जो ख़राब होने वाला चीज़ है ना उसको इसमें हम लोग रख सकते हैं। किसमें? दैनिक बाज़ार में। उसके बाद होता है अल्पकालीन बाज़ार। इसमें मांग के अनुसार पूर्ति में कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। यानी अगर हम कोई चीज़ को मांग करते हैं तो पूर्ति में कुछ परिवर्तन किया जा सकता है, उसको बोलते हैं क्या चीज़? अल्पकालिक बाज़ार। जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर मछली को अगर दुकान पे आप गए, अगर मांग हो गया 60 किलो का, मात्र 50 किलो उसके पास था, लेकिन मांग 60 किलो का हो गया, अगर वो उसके पास अवेलेबल है तो क्या करेगा? दे सकता है। तो इसी से जो दैनिक बाज़ार के थोड़ा सा ऊंचा वाला जो है उसको बोलते हैं क्या चीज़? अल्पकालिक बाज़ार। दीर्घकालिक बाज़ार। दीर्घकालिक बाज़ार वही बाज़ार होता है जिसमें कि मांग में परिवर्तन से पूर्ति में परिवर्तन हो जाता है। यानी कि अगर मांग जो आदमी कर रहे हैं ना, अगर उसी हिसाब से अगर पूर्ति भी होने लगे तो उसको बोलते क्या है? दीर्घकालिक बाज़ार। जैसे कि बंद डिब्बे में यानी बंद थैले में मान लीजिए चावल है, कोई चावल है, मान लीजिए कि उस चावल का जो मांग है अब बढ़ रहा है, चावल का डिमांड क्या हुआ? बढ़ गया। तो अगला बार अगर आप उसी मार्केट में जाएंगे तो ये चावल अवेलेबल ज़्यादा हो जाएगा। इस तरह से अगर कोई चीनी मान लीजिए कि है, चीनी जो है कोई ख़ास चीनी है जो कि बढ़िया चीनी है, ठीक ठाक है, तो अगर उसका डिमांड अगर बढ़ रहा है वो चीनी का, तो अगला बार अगर मार्केट में जाएंगे तो वही चीनी बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। यानी कि जो मांग बढ़ेगा तो उसका भी अवेलेबल हो जाएगा। दीर्घकालीन, अति दीर्घकालीन बाज़ार। इस बाज़ार में उपभोक्ता की आदत रुचि में परिवर्तन से पूर्ति में भी क्या होता है? परिवर्तन होता है। पूर्ति में भी परिवर्तन होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कपड़ा का हो गया, कपड़ा जो होता है ना उसमें जैसे चेंज आता है ना उसके आदत में, मान लो कैसे पहन रहे हैं उस हिसाब से वो क्या करेगा? बनाना शुरू कर देता है। जिस हिसाब से पहनना शुरू करते हैं, जैसे साइकिल थोड़ा डिजाइनदार चलती है तो साइकिल की उस तरह साइकिल बन जाती है। ये सब हुआ। अब हम पढ़ते हैं कार्य के अनुसार बाज़ार। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले मिश्रित बाज़ार। कार्य के अनुसार बाज़ार में क्या होता है? मिश्रित बाज़ार, जिसमें बहुत सारे वस्तुओं को बिक्री किया जाता है उसको बोलते हैं मिश्रित बाज़ार। जैसे चावल भी बिक रहा है, दाल भी बिक रहा है, ये सब क्या बोलते हैं हम? मिश्रित बाज़ार। विशिष्ट बाज़ार, अगर कोई एक वस्तु बाज़ार में बिक रहा है, कोई एक वस्तु जो विशिष्ट है उसको विशिष्ट बाज़ार। जैसे कपड़े की बाज़ार, उसमें कपड़ा ही कपड़ा बिक रहा है कहीं पर जाइए तो। नमूने बाज़ार। नमूने बाज़ार का मतलब ये होता है कि उसमें नमूना दिखाकर हम लोग बाज़ार खरीदते बिकते हैं, उसको बोलते हैं नमूने बाज़ार। ठीक, नमूने दिखाकर ऑर्डर लिया जाता है उसको नमूने बाज़ार कहते हैं। जैसे कि इसके लिए हो जाएगा सोना का, ठीक है, हीरा का, ये सब का बाज़ार जो होता है नमूने दिखाकर ही होता है। अब देखिए ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये है, ये का है इम्पोर्टेंट है। प्रतियोगिता बाज़ार जो है ना ये इम्पोर्टेंट है, इसी को हम लोग क्या करना है? पढ़ना है, जो कि पेपर में भी आता है यही। इसको हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके हर टॉपिक का, इसका जितना टॉपिक है सबका वीडियो अलग से आएगा। तो थोड़ा सा पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं। प्रतियोगिता के अनुसार कितने प्रकार के बाज़ार होते हैं? तो पहले होते हैं पूर्ण प्रतियोगिता, उसके बाद होता है अपूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता का मतलब होता है ना कि बाज़ार में पूर्ण प्रतियोगिता है, कहाँ कहाँ? क्रेता में भी और विक्रेता दोनों में पूर्ण प्रतियोगिता है। अपूर्ण प्रतियोगिता का मतलब कि बाज़ार में प्रतियोगिता नहीं है। अपूर्ण प्रतियोगिता का मतलब बाज़ार में प्रतियोगिता नहीं है। अपूर्ण प्रतियोगिता के भेद बहुत सारे होते हैं जिसको हम समझते हैं। एकाधिकार, द्विधिकार, अल्पाधिकार। एकाधिकार का मतलब कि विक्रेता जो है एक ही है। द्विधिकार के मतलब ये हुआ कि जो विक्रेता है दो है। अल्पाधिकार का मतलब कि जो विक्रेता है दो से ज़्यादा है, यानी 3 है, 4 है, 5 तक, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसको बोलते हैं अल्पाधिकार। अब हम लोग जो आगे कल पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे ये सबको। पूर्ण प्रतियोगिता पढ़ेंगे, फिर अपूर्ण प्रतियोगिता पढ़ेंगे। अपूर्ण प्रतियोगिता में पढ़ेंगे कि एकाधिकार का होता है, द्विधिकार क्या होता है, अल्पाधिकार का होता है। फिर पूर्ण प्रतियोगिता में हम लोग ये पढ़ेंगे उसमें संतुलन कैसे प्राप्त करते हैं, मूल्य का निर्धारण कैसे करते हैं, ये सभी चीज़ें को क्या करना पड़ेंगे। फिर एकाधिकार में इसी तरह से पढ़ेंगे हम लोग। फिर अल्पाधिकार से क्वेश्चन आता है तो अल्पाधिकार को हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि क्वेश्चन एक भी छूटेगा नहीं, इस तरह से आपको पढ़ाया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगला क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।